भरी पगडंडियों से घिरा एक छोटा सा गांव था बझेड़ी, जहां रोहन अपने परिवार के साथ रहता था। रोहन एक गरीब किसान था। उसकी पत्नी सितारा और 14 साल का बेटा रतन ही उसका सब कुछ थे। एक दिन रोहन काम पे चला गया और उसकी पत्नी घर के कामों में लग गई। वो काम कर ही रही थी, अचानक उसके पेट में तेज दर्द होने लगा। ये अचानक दर्द कैसे शुरू हो गया? अभी तो मैं ठीक थी। पिछले महीने ही तो मुझे रोहन जी ने दवाई ला कर दी थी। रतन ने देखा उसकी माँ पेट पकड़े हुए है तो तुरंत दौड़कर माँ के पास आया। माँ क्या हो गया? तुझे पेट में दर्द हो रहा है क्या माँ? हाँ बेटा, बहुत दर्द शुरू हो गया अचानक। माँ, घर में कुछ पैसे हो तो मुझे दे दो माँ। मैं हकीम से अभी दवा लेकर आता हूँ। तू खाएगी ना तो ठीक हो जाएगी माँ। बेटा, घर में एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, कहाँ से पैसे दूं इलाज के लिए? पिछले महीने भी जब ये दर्द हुआ था तो तेरे पिता न जाने कैसे कैसे करके दवाई लेकर आए थे। हाँ, मैं क्या करूँ माँ? मैं पिताजी को बुला कर लाता हूँ, वो ही कुछ करेंगे। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं अभी जाता हूँ। माँ को तड़पते हुए छोड़ रतन हांफता हुआ खेत की ओर दौड़ता चला जा रहा था। वो अपने पिता रोहन के पास आकर रुका। बाबा 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 जल्दी चलो, माँ की तबीयत बहुत खराब है, वो उठ भी नहीं पा रही है, जल्दी चलो। रोहन ने खेत में हल रोक दिया और तुरंत बेटे की आंखों में देखा। रतन की आंखों में डर साफ झलक रहा था। अरे क्या हो गया उसे? कब से तबीयत खराब है? सुबह सुबह से ही माँ के पेट में तेज दर्द है बाबा। माँ को अब तो होश भी नहीं है। बाबा अब जल्दी से चलो ना। रोहन फावड़ा छोड़कर नंगे पांव दौड़ पड़ा। खेत से घर तक की दूरी जैसे हर कदम पर भारी हो रही थी। जब वो घर पहुंचा तो देखता है कि उसकी पत्नी सितारा चारपाई पर निढाल पड़ी है। चेहरा पीला, होंठ सूखे, सांसें धीमी। सितारा, 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 मैं आ गया। सुन रही हो सितारा? अरे देखो मैं आ गया, आंखें खोलो। सितारा, सितारा। रतन एक कोने में खड़ा आंसू पोंछ रहा था। बाबा अब क्या करे? चिंता मत कर, मैं वैद्य जी के पास जाता हूँ, वो दवा देंगे तो सब ठीक हो जाएगा। रोहन ने चप्पल भी नहीं पहनी और सीधे गांव के बुजुर्ग वैद्य जी के घर पहुंचा। वैद्य जी घर के आंगन में तुलसी के पास बैठे पूजा कर रहे थे। वैद्य जी जल्दी चलिए, मेरी पत्नी सितारा की तबीयत बहुत बिगड़ गई है, आप ही उसे बचा सकते हैं, जल्दी चलिए। वैद्य जी ने हाथ रोक दिए और रोहन की ओर देखा। ए रोहन, पिछली बार की दवाई के पैसे अभी तक नहीं आए हैं, अब और उधार नहीं चलेगा। पहले पैसे लाओ, उसके बाद फिर देखूंगा। वैद्य जी जान पर बनी है, जैसे ही फसल बिकेगी आपके पैसे चुका दूंगा। अभी तो चलिए चलिए। ए भैया, मुझे माफ कर दो, मैं अब बिना पैसे के दवा नहीं दे सकता। नियम सबके लिए है, चाहे जान खतरे पर हो चाहे जान सुरक्षित हो, बस। रोहन की आंखें डबडबा गईं। वो मुंह लटकाए टूटा हुआ सा घर की ओर चल पड़ा। जब वो घर पहुंचा तो रतन चुपचाप माँ के पास बैठा था। बाबा अम्मा तो कुछ बोल भी नहीं रही, सांसें भी नहीं ले रही। रोहन ने झपटकर पत्नी की नब्ज टटोली और फिर जैसे समय थम गया। नहीं सितारा, तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती सितारा। रतन जोर जोर से रोने लगा और उसकी हिचकियां पूरे गांव में गूंज रही थीं।
बाबा, 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 माँ हमें छोड़कर चली गई। हे भगवान, मेरी सितारा को वापस दे दो। कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस मेरी पत्नी चाहिए। मैं अकेले रतन को नहीं पाल सकता। तुम इस घर की लक्ष्मी थी सितारा। तुम्हारे बिना ये घर नहीं जंगल लगेगा। रोहन और रतन बहुत देर तक ऐसे ही रोते रहे। शाम होते होते रोहन ने खुद अपनी पत्नी की चिता सजाई, बेटे को गले लगाया और अंतिम बार पत्नी के चेहरे को देखा। मैंने तुझसे वादा किया था कि कभी दुख नहीं दूंगा, पर देख, तेरे लिए समय पर दवा भी नहीं ला पाया। चिता जलने लगी और साथ ही रोहन का आत्मविश्वास भी राख में बदलने लगा। रात भर घर में सन्नाटा पसरा रहा। कभी रतन की सिसकियां सुनाई देती, कभी रोहन की भारी सांसें। सुबह हुई पर सूरज जैसे चुपचाप निकल आया था। न उसकी किरणों में वो चमक थी, न रोहन की आंखों में। सितारा की चिता की राख अब भी आंगन के कोने में ठंडी पड़ी थी और उसके बिना ये घर भी वीरान सा लग रहा था। पिताजी, माँ अब कभी नहीं लौटेंगी। नहीं बेटा, अब वो सिर्फ हमारे दिल में रहेंगी। रतन की आंखों में आंसू तैर गए। वो पहली बार जिंदगी से हारता हुआ दिखा। अगर हमारे पास पैसे होते तो माँ बच जाती ना। हाँ बेटा, शायद बच जाती। उस दिन के बाद रोहन बदल गया। वो खेत जाता पर काम में मन नहीं लगता। गांव वाले भी चुप थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वैद्य जी की बात सही थी या रोहन की मजबूरी बड़ी। एक शाम रोहन अकेले बैठा था, चुपचाप आंसू बहाता हुआ। उस रात रोहन ने पहली बार चूल्हा जलाया, रतन के लिए रोटियां बनाई और बैठकर उसके बाल सहलाए। बेटा, अब तुझे ही मेरी ताकत बनना है। तेरी माँ को खोया है, तुझे नहीं खोना चाहता, है ना बेटा? पढ़ लिख, मेहनत कर और ऐसा बन कि फिर कोई माँ दवा बिना ना मरे। हाँ बेटा? रतन की आंखों में दृढ़ निश्चय चमक उठा। समय बीतता गया। रोहन का किसी काम में मन नहीं लगता। धीरे धीरे वो हर एक चीज से दूर हो गया और बीमार पड़ गया। पिताजी उठिए ना। अरे देखिए, सूरज सर पर चढ़ाया है। कुछ खाया भी नहीं आपने कल रात से। उठिए ना। रतन बेटा, अब शरीर साथ नहीं दे रहा। पेट में भी कुछ गया ही नहीं तो ताकत कैसे बचेगी? मैं कुछ बना देता हूँ पिताजी, आप रुकिए। घर में कुछ भी नहीं है बाबा, न आटा न चावल, कुछ भी नहीं। कोई बात नहीं बेटा, मैं तो यूं ही। नहीं, मैं लाता हूं कुछ खाने को बाबा। आपको ठीक होना ही होगा। मैं माँ को नहीं बचा पाया, पर आपको कुछ नहीं होने दूंगा। हाँ। रतन पड़ोसी रामू काका के घर जाता है। अरे रतन बेटा, क्या हो गया? काका, पिताजी की तबीयत बहुत खराब है। घर में कुछ खाने को नहीं है। क्या एक रोटी मिल सकती है? अरे बेटा, खुद के लिए मुश्किल से जुटा पा रहा हूँ, तुझे क्या दूं? माफ कर दे बेटा, माफ कर दे।
रतन मायूस हो जाता है और अगला घर खटखटाता है। उसके अंदर से एक औरत निकल कर आती है। क्या हुआ रतन, यहाँ क्यों आए हो? काकी, पिताजी को तेज बुखार है, उन्होंने कल रात से कुछ भी नहीं खाया है। आप एक रोटी दे दो ना, आपका बड़ा एहसान होगा। बेटा, बहू मुझे ही बचा खुचा खाना देती है, मैं कहाँ से तुमको रोटी दे दूं? रतन कई घरों में जाता है, कहीं भी उसको एक रोटी नहीं मिलती। रतन खेतों के रास्ते से जमींदार के घर की ओर जाता है। भूखा प्यासा पसीने में भीगा रतन भारी कदमों से जमींदार के हवेली नुमा घर पहुंचता है। रतन अंदर जाता है। सामने बैठा है मोटा सा जमींदार, मुंह में पान, सोने की अंगूठियां। क्या चाहिए रे तुझे? मालिक, मेरे पिताजी बीमार हैं, कल रात से कुछ नहीं खाया, घर में आटा भी नहीं है, एक रोटी दे दो मालिक, बस। एक रोटी? रोटी भीख में नहीं मिलती लड़के, कोई काम करेगा तब मिलेगी। हाँ हाँ, आप जो कहोगे मैं वो करूँगा, खेत खोद दूंगा, जानवरों को चारा डाल दूंगा, बस एक रोटी दे दो मालिक। अच्छा सुन, मेरे एक बैल की टांग टूट गई है, दूसरा बैल ठीक है। यदि तुम इस बैल की जगह काम करो तो मैं तुमको एक रोटी दे दूंगा। हाँ हाँ ठीक है मालिक, मैं करूंगा। रतन जमींदार के खेतों में चला जाता है। वहाँ बैलों के साथ मिलकर जानवरों की तरह काम करता है। आसपास के लोग भी रतन की मेहनत देखकर रोने लगते हैं। मुझे तो लगा था कि ये बच्चा काम का नाम सुनते ही भाग जाएगा, परंतु ये सबसे कठिन काम करने के लिए भी राजी हो गया। अब तो इसको एक रोटी देनी ही पड़ेगी। रतन काम खत्म करके जमींदार के पास आया। उसकी सांस फूली हुई थी। मालिक, अब तो एक रोटी दे दो। जमींदार ने उसको एक नहीं कई रोटी दी और कहा, तो आज से तुम रोजाना मेरे खेतों में काम करने के लिए आ जाया करना। बदले में मैं तुमको पूरे 10 रुपए महीना दे दूंगा, ठीक है? रतन ये सुनकर बहुत खुश हुआ। वो खुशी खुशी अपने घर आया, अपने पिताजी को खाना खिलाया। रोहन ने बेटे की ऐसी हालत देखी तो रो दिया। अब और क्या देखना बाकी रह गया है मेरे बच्चे। अरे कुछ नहीं होगा पिताजी, मेहनत तो आप भी करते हैं, मैंने भी की, और वैसे भी जमींदार जी ने मुझे महीने के 10 रुपए देने के लिए कहा है। हाँ। दिन बीत गए। रतन ने छोटी सी उम्र में बहुत मेहनत की। धीरे धीरे घर की हालत ठीक हो गई। एक दिन जमींदार रतन को बुलाता है और कहता है, भाई मेरा एक तोता है, उसको राजा ने अपने पास कैद कर लिया है। मेरा तोता मेरे लिए बहुत किस्मत वाला है। जब तक तोता मेरे पास था तब तक मेरे घर में कोई बुरी मुसीबत नहीं आई, पर जब से वो तोता गया है ना, तब से मेरे खेतों में खेती भी बहुत कम होने लगी है। जमींदार जी आप बताइए, मैं उसको कैसे वापस लेके आऊं? हाँ, तो राजा ने ऐलान किया है कि जो भी उसकी पुत्री के 3 सवालों का जवाब देगा वो तोता उसको मिलेगा। अब भला राजा मेरा तोता कैसे किसी को दे सकता है? मैंने तो बचपन से उसे पाला था, तो वो तो मेरा हुआ ना। हाँ जमींदार जी आप फिक्र ना कीजिए, मैं अभी महल जाता हूँ और राजा के 3 सवालों के जवाब देकर आता हूँ। मैं ले आऊंगा तोता। अच्छा, और यदि तुमने जवाब ना दिए तो? फिर कोई बात नहीं, आप चाहे तो मुझे काम से निकाल सकते हैं। तुम जानते भी हो
ये काम तुम्हारे पिता के लिए कितना जरूरी है? हाँ हाँ जमींदार जी, या तो मैं राजा के सवालों के जवाब देकर आपका तोता वापस ले आऊंगा, और यदि राजा के सवालों का जवाब नहीं दे पाया तो आपके घर वापस ही नहीं आऊंगा। आपका घर मुझे मंदिर जैसा लगता है। उस घर ने मुझे तब पनाह दी जब मैं एक एक रोटी के टुकड़े के लिए तरस रहा था और गांव में किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। तब आपने मेरी पीड़ा को समझा था। अब मेरा कर्तव्य है कि मैं आपका तोता आपको लौटा दूं। रतन के मुंह से ये सुनकर जमींदार बहुत खुश हुआ। रतन महल की ओर चल दिया। महल में आकर रतन ने सैनिक से कहा, मुझे राजा विक्रम से मिलना है। अरे तुम इतने छोटे हो, भला तुमको क्या काम हो सकता है राजा से? अरे जाओ जाओ, वापस जाओ, राजा जरूरी काम में लगे हुए हैं। जिस काम में राजा लगे हुए हैं ना, मैं उसी काम के लिए आया हूँ। वाह, तो अब राजा के सवालों का जवाब एक 14-15 साल का लड़का देगा? हाँ, यूं ही समझ लो। क्यों नहीं दे सकता मैं? अरे जाओ जाओ जाओ, तुम यहाँ समय बर्बाद न करो। क्या हुआ सैनिकों? इस बालक को ऐसे क्यों भगा रहे हो? मंत्री जी, इसका कहना है कि ये राजा के 3 विचित्र सवालों का जवाब देगा। हाँ हाँ ठीक है, उसे अंदर आने दो। सैनिकों ने रतन को अंदर आने दिया। रतन राजा के सामने जाकर खड़ा हो गया। महाराज, ये आपके विचित्र सवालों का जवाब देने आया है। तो क्या तुम तैयार हो हमारे सवालों का जवाब देने के लिए? हाँ जी महाराज। हमारी राजकुमारी पत्थर की मूर्ति बन गई है और ये बात हमने गांव में किसी को नहीं बताई है। पर महाराज, मैं तो सिर्फ यहाँ आपके सवालों के जवाब देने आया हूँ और बदले में तोते को पाने की चाह रखता हूँ, बस। हाँ हाँ, हम जानते हैं तुम क्यों आए हो और राज्य की बदनामी न हो इसलिए हमने ऐसा ऐलान करवाया था। हम हमारे सवालों का जवाब देने वाले को तोता इनाम में देंगे क्योंकि वो कोई साधारण तोता नहीं है। परंतु महाराज, मैंने सुना है कि जहाँ वो तोता होता है वहाँ तो कोई संकट आ ही नहीं सकता। फिर राजकुमारी पत्थर की कैसे बन गई? राजकुमारी जंगल में गई थी, तभी उनको किसी ने श्राप दे दिया जिससे राजकुमारी पत्थर की बन गई। तोता उस दिन महल में ही था। ओह, तो महाराज बताइए, राजकुमारी कैसे ठीक हो सकती हैं? सिनाई के जंगल में एक सफेद फूल है। यदि कोई उस फूल को तोड़कर उस श्राप देने वाले इंसान को सूंघा दे तो वो आदमी मर जाएगा और उसके मरते ही राजकुमारी श्राप से मुक्त हो जाएंगी। महाराज, लेकिन हम उस इंसान को ढूंढेंगे कहाँ जिसने राजकुमारी को श्राप दिया है? उसका पता तो तोता लगा लेगा। तुम बस सिनाई के जंगल जाओ और फूल को तोड़कर ले आओ। तुमसे पहले भी वहां कई लोग गए हैं, हाँ, पर आज तक वो सफेद फूल तोड़कर ला नहीं सके। महाराज, आप चिंता मत करिए, मैं आखिरी दम तक कोशिश करूंगा। रतन सिनाई के जंगल की ओर चल दिया। अब राजा ने तोता भी उसके साथ भेज दिया। रास्ते में आकर रतन ने तोते से कहा, क्या तुम भी पहली बार जा रहे हो सिनाई के जंगल में मेरी तरह? नहीं तो, मैं तो कई लोगों के साथ इस जंगल में आया पर आज तक कोई फूल ना तोड़ सका। ऐसा क्यों? क्योंकि वो फूल 3 विचित्र सवाल लोगों से पूछता है जिसका उत्तर किसी के पास नहीं होता। इसीलिए वो फूल आज तक किसी के हाथ नहीं आया। ओह, तो अब समझ आया कि जमींदार जी ऐसा क्यों बोल रहे थे। जो राजा के 3 सवालों के जवाब देगा उसको ही तोता मिलेगा। इसका मतलब ये है कि वो सवाल राजा के नहीं, सिनाई के जंगल के सवाल हैं। कुछ ही देर में वो दोनों सिनाई के जंगल पहुंच गए। तभी उनको सामने से एक सफेद फूलों वाला पेड़ दिखाई दिया।
यही वो पेड़ है जिसका फूल हमें राजकुमारी को ठीक करने के लिए चाहिए। यदि मैं उसके सवालों का जवाब नहीं दे पाया तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा क्या? अरे तुम भी उन लोगों की तरह मारे जाओगे जो यहाँ पहले आए थे। क्या वो सब लोग मारे गए? अरे तो ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? राजा का हुक्म था कि ये बात किसी को पता नहीं लगनी चाहिए। देखो, यदि मैं मर गया तो कृपया करके तुम मेरे पिताजी का ख्याल जरूर रखना। मेरे बिना कैसे रहेंगे वो? आज से पहले जितने भी लोग यहाँ पे आए, सबकी आंखों में खुद को बचाने की चमक थी। तुम पहले हो जिसको खुद से ज्यादा अपने पिता की परवाह है। यदि तुम्हारी नियति इतनी सुंदर है तो ये पेड़ तुमको एक फूल दे ही देगा। हाँ। रतन ने हाथ आगे बढ़ाए, तभी पेड़ के अंदर से आवाज आई। रुक जाओ, पहले तुमको मेरे 3 सवालों के जवाब देने होंगे। मेरा पहला सवाल ये है, एक ऐसी चीज बताओ जिसका है ना कोई शरीर पर फिर भी देती है आवाज। बोलो, क्या है ये चीज? गूंज। रतन का जवाब सुनकर तोते को बड़ा आश्चर्य हुआ। अब दूसरी पहेली सुनो। ऐसा क्या है जो टूटने पर भी आवाज नहीं करता? टूटने पर भी आवाज? हाँ, खामोशी। तीसरी पहेली। सुबह 4 पैरों पर चलता हूँ, दोपहर में 2 पैरों पर, शाम को 3 पर। बोलो, कौन हूँ मैं? अरे, इंसान। अच्छा, वो कैसे? अरे, इंसान बचपन में रेंगता है, जवानी में चलता है, बुढ़ापे में छड़ी के सहारे चलता है। हो गए 3 पैर ना। रतन के जवाब देते ही पेड़ से एक फूल टूटकर रतन के पास आ गिरा। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। आज पहली बार ये फूल हमें मिल गया। अब जल्दी से उस जंगल की ओर चलो जहाँ राजकुमारी पत्थर की बनी हुई थी। जल्दी करो, चलो। दोनों वहां से निकलकर उसी जंगल में आ जाते हैं जहां वो दानव बैठा हुआ था जिसने राजकुमारी को पत्थर का बनाया था। हाँ, ये वही आदमी है जिसको हमें फूल सुंघाना है, फिर राजकुमारी ठीक हो जाएंगी। रतन ने वो फूल तोते की चोंच में दे दिया। तोता दानव के पास से वो फूल लेके गुजरा। दानव ने जैसे ही सांस ली, फूल की सुगंध उसके दिमाग में चढ़ गई और वो वहीं मर गया। हाँ, अब तो राजकुमारी भी ठीक हो चुकी हैं। चलो महल चलते हैं। वो दोनों महल आते हैं, देखते हैं कि राजकुमारी अपने पिता से बात कर रही थी। तोते और रतन को देखकर राजा उनके पास आते हैं। अरे वाह 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 वाह! रतन, बच्चे, बेटे, तुमने जो किया वो आज तक कोई नहीं कर पाया। मैं तुमको सिर्फ ये तोता ही नहीं, अपने महल का आधा हिस्सा भी देता हूँ। नहीं नहीं महाराज, मुझे महल में हिस्सा नहीं चाहिए। अरे, तुम राजा की बात को ठोकर मार रहे हो? नहीं 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 नहीं, क्षमा करें महाराज, ऐसा नहीं है। देखो, हम ये जानते हैं कि ये तोता जमींदार का था, तो अब तुम ये तोता तो जमींदार को दे ही दोगे, तो फिर तुमको भी तो कुछ मिलना चाहिए ना। इसीलिए अपने परिवार के साथ महल में रहो और आज से तुमको काम करने की जरूरत नहीं है। अभी तुम बहुत छोटे हो। ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। रतन ने वो तोता जमींदार को लौटा दिया और खुद अपने पिताजी को लेके महल में रहने लगा।
राजा ने अच्छे वैद्य से रोहन का उपचार कराया, जिससे रोहन कुछ ही दिनों में ठीक हो गया।